तो नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आज हम जानेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए भारतीयों की शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और कैसी भारतीयों को शिक्षा देना शुरुआत हुआ, इसके बारे में सबसे पहले कैसे सोचा गया, ये हम सबसे पहले देख रहे हैं। जैसे गुरुकुल प्रणाली तो चलती थी। गुरुकुल प्रणाली के बाद कैसे सारा ये मैकाले के बारे में हम लोग सुने होंगे कि हम जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं सब मैकाले का दिया हुआ है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन मैकाले का विवरण पत्र तो 2 फरवरी 1835 में आया था, तो उतना तक अभी चर्चा हम नहीं करेंगे। 1813 से हम 1833 तक के आज्ञा पत्र जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किए जाते थे उनके संबंध में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र और प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, ये क्या है? आखिर इस शीर्षक का मतलब क्या है? क्या इस शीर्षक से क्या तात्पर्य है, हम ये सब जानेंगे। तो 1813 का आपको आज्ञा पत्र दिख रहा होगा। मैं एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिए, कहानी बस समझ में आ जाएगा। पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता था शिक्षा को लेकर के वाद विवाद। तो मैं कहानी की तरह इसको पढ़ देता हूँ। 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 का जो आज्ञा पत्र है, कंपनी का आज्ञा पत्र है और ये कंपनी द्वारा भेजा जाता था। तो पहले देखते हैं। कंपनी का आज्ञा पत्र प्रति 20 वर्ष बाद पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश होता था। 1793 में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ था, तब उसके सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्स ने चार्ल्स ग्रांट और ईसाई मिशनरियों के विचारों का समर्थन करते हुए यह प्रस्ताव रखा था कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिससे यूरोपीय ईसाई मिशनरियों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार की खुली छूट हो। पार्लियामेंट के एक दूसरे सदस्य रेंडल जैक्सन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। एक लंबी बहस के बाद रॉबर्ट विल्बरफोर्स का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया, परंतु इंग्लैंड की मिशनरियों चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में बार बार यह मांग करती रही कि मिशनरियों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म और शिक्षा का प्रसार करने की खुली छूट दी जाए। 1793 के 20 वर्ष बाद जब 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो इस बार अधिकतर सदस्यों ने मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप इस आज्ञा पत्र में तत्संबंधी 3 धाराएं जोड़ी गई। किसी भी यूरोपीय देश के मिशनरियों को भारत में पहला धारा जोड़ा गया कि किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार करने की पूरी छूट होगी, ये जोड़ दिया गया। अब ईस्ट इंडिया दूसरा धारा ये जोड़ा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने शासित प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी शासित भारत के शासित प्रदेश थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, इन सभी को शिक्षा देने का दायित्व जो है कंपनी पर सौंपा गया। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इसी के चलते प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद शुरू हुए हैं। ये
तीसरा जो धारा जोड़ा गया वो उसमें कहा गया कि प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रख रखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विज्ञान का ज्ञान कराने में किया जाए। मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रति वर्ष कंपनी को 1 लाख रुपया देगी और उस 1 लाख रुपया का जो प्रयोग है वो साहित्य के रख रखाव एवं विकास में किया जाएगा और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाएगा और ब्रिटिश शासित क्षेत्र जितने भी हैं उन्हें विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए वो 1 लाख रुपया का यूज किया जाएगा, जो प्रति वर्ष दिया जाएगा। वो 1813 की बात है, 1 लाख रुपये की, ध्यान देने वाली बात है। अब क्या विवाद हो गया ये हम देखेंगे। परंतु इस आज्ञा पत्र में शिक्षा के स्वरूप यानी शिक्षा कैसी हो ये नहीं बताया गया और माध्यम कैसा हो ये भी नहीं बताया गया। फिर धारा 43 के संबंध में जो 1, 2, 3 देखे तो वो 41 है, 2 42 है और 3 वाला 43 है। ऐसा 40 धाराएं पहले ही बन चुकी थी। तो ये 43 धारा 43 के संबंध में भी बड़ी भ्रांति आई। कंपनी अधिकारी साहित्य और भारतीय विद्वान दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाल रहे थे। कुछ विद्वान साहित्य से अर्थ भारतीय साहित्य से ले रहे थे, कुछ पाश्चात्य साहित्य से, क्योंकि उसमें ये केवल कह दिया गया कि 1 लाख रुपया का जो खर्च है वो कंपनी को करना है कि साहित्य का रख रखाव और विकास के लिए। लेकिन कौन सा साहित्य, ब्रिटिश साहित्य कि भारतीय साहित्य, इसमें इसके बारे में नहीं कहा गया। तो इसी बात पर विवाद हुआ। फिर ये कहा गया कि भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए खर्च होंगे। तो भारतीय विद्वान में अंग्रेजी विषय के विद्वान की संस्कृत फारसी विषय के विद्वान, ये बड़ी संकोच की बात उत्पन्न हुई। तो आगे हम देखते हैं कुछ। हाँ, भारतीय साहित्य के विषय में भी अलग अलग मत थे। कुछ संस्कृत हिंदी अरबी और फारसी साहित्य से ले रहे थे और कुछ सभी भाषाओं के साहित्यों से ले रहे थे। इनके विपरीत कुछ सदस्य साहित्य से अर्थ लैटिन अंग्रेजी साहित्य से ले रहे थे। भारतीय विद्वान का अर्थ भी सदस्य विभिन्न रूपों में ले रहे थे। परिणाम यह हुआ कि कंपनी इस 1 लाख रुपये की धनराशि को व्यय करने के लिए या व्यय करने के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं बना पाई और प्रति वर्ष यह धनराशि अलग अलग रूपों में व्यय होती रही। परंतु भारतीयों की शिक्षा का स्वरूप क्या हो, इसका माध्यम क्या हो और यह किस प्रकार व्यवस्थित की जाए, इस संदर्भ में 2 विचारधाराएं उभरी, एक प्राच्यवादी और दूसरी पाश्चात्यवादी। और ये 2 विचारधाराएं कंपनी के सदस्यों के बीच ही नहीं उभरी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों के बीच भी उभरी। और आश्चर्य की बात यह है कि इस संदर्भ में भारतीय भी 2 खेमों में बट गए, एक प्राच्यवादी और दूसरे पाश्चात्यवादी। और भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर प्राच्य पाश्चात्य विवाद खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों विवाद खड़े हुए और हम आगे देखेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद वही है, हम पढ़ देते हैं लेकिन वही है। ये प्राच्य भारत को कहा जा रहा है, पाश्चात्य विदेश को कहा जा रहा है।
ये ध्यान दीजिए। इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से शुरू हुआ। प्रथम बात तो यह है कि इस आज्ञा पत्र में यह तो निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। दूसरी बात यह है कि उसकी धारा 43 में जो 1 लाख रुपए की धनराशि प्रति वर्ष साहित्य के रखरखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी, उसमें साहित्य और भारतीय विद्वान की व्याख्या नहीं की गई थी। कंपनी के अधिकारियों ने इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ लिया, जिसके कारण दो वर्ग बन गए, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी वर्ग के बारे में हम जानेंगे अब। प्राच्यवादी वर्ग में क्या होता है? इस वर्ग में अधिकतर कंपनी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी थे। ये 1813 के आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द से अर्थ भारतीय साहित्यों से ले रहे थे और भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों से ले रहे थे। वे चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषाओं संस्कृत, हिंदी और अरबी के माध्यम से शिक्षा दी जाए। दूसरी बात ये चाहते थे कि भारत में भारतीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। और कुछ उदारवादी भारतीयों को कहना था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान कराने के भी पक्ष में थे ये लोग, और चाहते थे कि थोड़ा पाश्चात्यवादी भी ज्ञान बच्चों को मिले। परंतु इस संबंध में इनके अपने अपने तर्क थे। कोई भारत के हित की दृष्टि से सोच रहे थे और कुछ ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोच रहे थे। भारत के हित, भारत की भलाई की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क थे कि भारत की अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उसकी भाषा और साहित्य की शिक्षा देनी चाहिए। और ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क थे। जैसे प्रिंसप था, प्रिंसप ने कहा कि भारतीय पाश्चात्य भारतीय लोग पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये क्यों कह रहा था आगे आपको समझ में आ जाएगा। विल्वर आदि का तर्क था, विल्वर और बहुत सारे थे उसके साथ, उन लोगों का तर्क था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों का विरोध हो सकता है। देखिए कितना ये लोग अजब सोचता है। कुछ और लोग थे जिनका तर्क था कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके ये भारतीय लोग उनके समकक्ष हो जाएंगे। और कुछ का तर्क था कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके ये जागरूक हो जाएंगे और भारत में ब्रिटेन के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए यही बात चलिए आगे हम पाश्चात्यवादी विचार के वर्गों को देख लेते हैं। इस वर्ग में अधिकतर कंपनी के युवा अधिकारी थे। ये 1813 के आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द का अर्थ पाश्चात्य साहित्य से लेते थे और भारतीय विद्वान का अर्थ पाश्चात्य साहित्य के भारतीय विद्वानों से ले रहे थे। उनका कहना था कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम, भारतीय बच्चों जितने हैं उनको किस भाषा में सिखाना चाहिए? अंग्रेजी भाषा में। भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए, ये कहते थे। और क्यों कहते थे आगे हम देखेंगे। वो
पाश्चात्य के हित में क्या बोलते थे वो हम देखेंगे। क्यों पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराना चाहते थे ये देखेंगे। कुछ कट्टरवादी ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य करने के पक्ष में थे कि ईसाई धर्म को किया जाए, परंतु इस संबंध में इनके अपने अपने तर्क थे। कोई भारत के हित की दृष्टि से सोच रहे थे और कुछ ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोच रहे थे। भारत के हित की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क थे। भारत की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क थे क्या? जैसे राजा राम मोहन इनका तर्क था कि इस शिक्षा से भारतीय आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे और अपनी उन्नति कर पाएंगे। और ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचने वालों के अपने तर्क थे कि भारत में पश्चिमी संस्कृति का विकास किया जा सकेगा। कंपनी के व्यापार और शासन कार्य के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे कर्मचारी तैयार किए जा सकेंगे। भारत में अंग्रेज प्रस्त लोग तैयार किए जा सकेंगे जो जन्म से भारतीय तो होंगे परंतु विचारों से अंग्रेज होंगे। भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी, ऐसा उनका मानना था। अब परिणाम क्या निकला ये देखते हैं। इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण कंपनी 20 वर्ष तक अपनी कोई शिक्षा नीति निश्चित नहीं कर सकी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यह विवाद न केवल कंपनी के अधिकारियों के बीच था अपितु ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सदस्यों के बीच भी उत्पन्न हो गया था। भारतीयों के बीच में तो यह विवाद होना स्वाभाविक था। 1823 में कंपनी ने इस समस्या पर विचार करने के लिए 10 सदस्य एक समिति का गठन किया, परंतु इसमें भी दो वर्ग बन गए, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी, और यह समस्या यथावत बनी रही, जैसे कि तैसे बनी रही। चलिए हम 1813 के जो आज्ञा पत्र है उस पर हम उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो हम देख लेते हैं। कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र में यूरोपीय ईसाई मिशनरियों को भारत आने की खुली छूट दे दी गई। परिणाम ये हुआ कि भारत में बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश शुरू हुआ और उनके धर्म प्रचार और शिक्षा प्रसार के काम में तेजी आई। इनसे प्रेरणा पाकर देश में अनेक गैर मिशनरी संगठन बने और उन्होंने भी शिक्षा की व्यवस्था में अपना सहयोग दिया, परंतु इस बीच कंपनी अपनी कोई शिक्षा नीति नहीं बना पाई, इसीलिए उसके शैक्षिक कार्यों में उतनी गति नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। यहाँ 1813 के आज्ञा पत्र के बाद से लेकर 1833 के आज्ञा पत्र तक की शिक्षा प्रगति का वर्णन देखेंगे। ये ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य हैं कि क्या क्या कार्य किया है ईसाई मिशनरी, और देख लेंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र के प्रकाशित होते ही भारत में बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी, लंदन मिशन सोसाइटी, वेस्लियन मिशन चर्च मिशनरी सोसाइटी और स्कॉच मिशन सोसाइटी आदि से संबंधित मिशनरियों ने प्रवेश किया और ईसाई धर्म एवं शिक्षा का प्रसार शुरू किया। इनके मुख्य कार्य क्षेत्र थे बंगाल, बम्बई और मद्रास। बंगाल क्षेत्र में किए गए शैक्षिक कार्य देख लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि मिशनरियों का जो कार्य क्षेत्र था बंगाल, बम्बई और मद्रास, 3। बंगाल में शैक्षिक कार्य क्या हुआ? बंगाल में वेस्टिस्ट मिशनरियां अधिक सक्रिय रहीं। इन्होंने 1817 में श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की और इसमें पाश्चात्य भाषा, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की उचित व्यवस्था की। साथ ही उसे धर्म प्रचार का केंद्र बनाया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ने 1814 से 1818 के बीच चिंसुरा और उसके आसपास 26 स्कूल स्थापित किए और लंदन मिशनरी सोसाइटी ने
वर्धमान और उसके आसपास 10 स्कूल स्थापित किए। 1820 में इन्होंने शिवपुर में बिशप कॉलेज की स्थापना की। बम्बई क्षेत्र में किए गए शैक्षिक कार्य। बम्बई में अमेरिकन मिशन अधिक सक्रिय रहा। उसने 1815 में लड़कों के लिए एक स्कूल स्थापित किया और इसके बाद 1824 से 1826 के बीच लड़कियों के लिए 9 स्कूल स्थापित किए। स्कॉच मिशनरी डॉक्टर विलियम ने 1829 में लड़कियों के लिए और 1832 में लड़कों के लिए एक कॉलेज की स्थापना की। लंदन मिशनरी सोसाइटी ने गुजरात और कोंकण क्षेत्र में आयरिश आयरिश प्रेस्बिटेरियन मिशनरी सोसाइटी ने कठियावाड़ क्षेत्र में और चर्च मिशनरी सोसाइटी ने बम्बई, थाना, नासिक और सूरत में अनेक स्कूल स्थापित किए। मद्रास क्षेत्र में किए गए शैक्षिक कार्य देख सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इनके कार्य है। गैर मिशनरियों ने भी बहुत सारे कार्य किया। गैर मिशनरियों के शैक्षिक कार्य जानना बहुत जरूरी है। जैसे गैर मिशनरियों संगठन 2 प्रकार के थे, एक भारतीय और दूसरे ब्रिटिश। कुछ भारतीयों ने व्यक्तिगत रूप से भी इस यज्ञ में भाग लिया। इनमें से कुछ का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे राजा राम मोहन राय का योगदान क्या रहा, बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, हम भारतीयों के लिए। तो देखते हैं। राजा राम मोहन राय बंगाली और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। वे भारतीय संस्कृति के पुजारी और पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक थे। इन्होंने एक ओर अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए भारतीय भाषा, साहित्य और दर्शन की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया और दूसरी ओर अपनी भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा के लिए महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू जाति के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना था। इनमें बंगाल, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित और ज्योतिष विषयों की शिक्षा का प्रबंध किया गया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को अपनाया गया। राजा राम मोहन राय ने उसी वर्ष 1817 में कलकत्ता समाज की स्थापना की, जिसका कार्य सस्ते मूल्यों पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करना था। इसके बाद इन्होंने 1819 में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापना की, जिसमें कलकत्ता क्षेत्र में 115 स्कूलों की स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। श्री जयनारायण घोषाल का योगदान श्री जयनारायण घोषाल राजा राम मोहन राय के विचारों से सहमत थे। उन्होंने स्वयं उस समय 20,000 रुपए की धनराशि दान में देकर 1818 में बनारस में जयनारायण स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में संस्कृत, हिंदी, बंगला, फारसी और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की गई। पुनर्जागरण के युग में इस स्कूल की बड़ी भूमिका रही। पंडित गंगाधर शास्त्री का योगदान। इन्होंने एक मुफ्त 1,50,000 रुपए की धनराशि दान देकर अगरे के संस्कृत कॉलेज को अगरा कॉलेज में बदलवा दिए और इसमें संस्कृत भाषा और भारतीय साहित्य की शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का
क्या शैक्षिक कार्य रहा है? जैसा कि प्रारंभ में ही कहा गया है कि इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कम सक्रिय रही, पर 1813 के आज्ञा पत्र के पालन में उसने ईसाई मिशनरियों को पूरी छूट अवश्य दी, साथ ही भारतीयों के प्रयासों पर भी किसी प्रकार के बंधन नहीं लगाए। हाँ, यह बात आवश्यक है कि आर्थिक सहायता देने में उसने भेदभावपूर्ण नीति ही जारी रखी, केवल मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को ही आर्थिक सहायता दी। इस बीच उसने एक बड़ा कार्य अवश्य किया और वह था पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना। अतः यहाँ उसका परिचय देना आवश्यक है। पूना संस्कृत कॉलेज 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा राज्य का अंत कर बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया। 1819 में एल्फिंस्टन इस प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त हुआ। उसे जब यह जानकारी हुई कि पेशवा अपने दक्षिणा कोष के लगभग 5 लाख रुपए प्रति वर्ष ब्राह्मणों को दान में देते थे, तो उसने दक्षिणा कोष के एक अंश से 1821 में पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना का पहला मुख्य उद्देश्य दक्षिण के प्रभावशाली ब्राह्मणों को संतुष्ट करना था और दूसरा उद्देश्य संस्कृत भाषा और साहित्य की शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था करना था। उपसंहार देख सकते हैं। हम अब आगे देखें कि 1813 से 1833 के 20 वर्ष के काल में देसी शिक्षा की क्या स्थिति हो गई। 1813 से 1833 के 20 वर्ष के काल में देसी शिक्षा की स्थिति क्या है। उस समय हमारे देश में एक ओर पहले से चली आ रही देसी पाठशालाएं, गुरुकुल, संस्कृत विद्यालय, ग्रामीण स्कूल, मकतब और मदरसे चल रहे थे और दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित स्कूल एवं कॉलेज चल रहे थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीनस्थ भारतीय क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया। इस सर्वेक्षण से कई तथ्य उजागर हुए। उस समय पहला देखते, उस समय देश के सभी भागों में शिक्षा संस्थाओं की संख्या पर्याप्त थी। दूसरी बात उसने खोजा कि उस समय देश के नगरों में मुख्य रूप से मदरसे और ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूल चल रहे थे और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंदू पाठशालाएं चल रही थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात की जा रही है यहाँ पे। उस समय छोटे छोटे गांवों में भी एक हिंदू पाठशालाएं चल रही थी। इन देसी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम संस्कृत, अरबी और फारसी था। उस समय हिंदू शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। उस समय मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्थाओं में केवल चुने हुए योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। उस समय बालिकाओं की शिक्षा का बड़ा अभाव था। उस समय साक्षरता प्रतिशत लगभग 7% था। उस समय देसी पाठशालाएं अवनति की ओर थी और ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल प्रगति पर थे। देसी पाठशालाओं के पतन के कारण क्या थे? 1813 के बाद देसी पाठशालाओं का पतन होना शुरू हो गया। इसके दो मुख्य कारण थे। एक थे इन दो देसी पाठशालाओं की अपनी कमियां और दूसरी ईसाई मिशनरियों और कंपनी द्वारा चलाए जा रहे और स्कूलों की अच्छाइयां। इन सब कारणों को हम निम्नलिखित रूपों में क्रमबद्ध देख सकते हैं। देसी पाठशालाओं को शासन की ओर से बहुत कम आर्थिक सहायता दी जाती थी। दूसरा, अंग्रेजों ने देसी रियासतों को भी अपने अधीन कर लिया था। परिणाम स्वरूप इनसे मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बंद हो गया था, अतः धीरे धीरे पाठशालाएं बंद होने लगी। तीसरा, अंग्रेजों ने
देसी उच्च शिक्षा संस्थाओं, मदरसे और कॉलेजों को तो कुछ प्रोत्साहन दिया, परंतु प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की। देसी पाठशालाओं का पाठ्यक्रम संकुचित था, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता था। इन विद्यालयों में पुरानी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था और रटने पर अधिक बल दिया जाता था। इन विद्यालयों में छात्रों को कठोर अनुशासन में रखा जाता था। सातवां देखते हैं, इन विद्यालयों में कार्यरत अधिकतर शिक्षक कम योग्यता के थे और अप्रशिक्षित थे। आठवां, इन विद्यालयों में छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता था। अनुसूचित जाति के बच्चों को तो प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। इन विद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं थी। न अच्छे भवन थे, न टाट पट्टी और न शिक्षण साधन व खेल का सामान आदि। दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को शासन की ओर से पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाती थी। इन्हें ईसाई संगठनों से भी आर्थिक सहायता मिलता था। ईसाई मिशनरियों और कंपनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा तो निःशुल्क थी ही, साथ ही निर्धन बच्चों को पाठ्य पुस्तकें आदि भी निःशुल्क दी जाती थी और अति निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। ईसाई मिशनरियों और कंपनी द्वारा चलाए जा रहे और स्कूलों का पाठ्यक्रम भी समयानुकूल था। उनमें भाषा, गणित और इतिहास के साथ साथ स्थानीय कला कौशल की शिक्षा का भी प्रबंध था। ईसाई मिशनरियों और कंपनी द्वारा चलाए संचालित स्कूलों में नवीन रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था और अंग्रेजी के साथ साथ देसी स्थानीय भाषाओं के माध्यम से भी शिक्षा की व्यवस्था थी। अनुशासन की स्थापना के लिए दंड नहीं दिया जाता था। बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाता था। इन स्कूलों में शिक्षण करने वाले व्यक्ति योग्य और प्रशिक्षित थे। इनके द्वारा संचालित विद्यालयों में बच्चों के साथ भेदभाव नहीं बरता जाता था। सभी को प्रवेश दिया जाता था, अनुसूचित जाति के बच्चों को भी। इनके द्वारा संचालित विद्यालयों की स्थिति ठीक थी, अच्छे भवन थे, आवश्यक साज सज्जा थी, समय सारणी थी, सब कार्य नियमित रूप से होते थे। इनके द्वारा संचालित स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को आगे चलकर सरकारी नौकरी प्राप्त होती थी। यह इन स्कूलों का सबसे बड़ा आकर्षण था। उपसंहार में यही है कि इस काल के प्रारंभ में जहां गांव-गांव में देसी पाठशालाएं थी, वे आर्थिक सहायता न मिलने के कारण धीरे-धीरे कम होती गई और शिक्षा के प्रसार में एक बार कमी आई। 1833 के आज्ञा पत्र में जब शिक्षा हेतु धनराशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया और देसी पाठशालाओं को भी कुछ आर्थिक सहायता बढ़ाई गई, तब इन देसी पाठशालाओं को कुछ जीवन मिला, परंतु इसकी प्रगति वुड डिस्पैच 1854 के बाद ही शुरू हुई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक वीडियो देखा और आज हम यहाँ तक समाप्त करते हैं और वुड डिस्पैच की जो 1854 की बात हो रही है वो हम लेकर आएंगे, जबकि इसके बाद हम यहाँ तो हम देख लिया कि 1833 तक की यहाँ बात हो गई है और हम 1835 में की जो 1835 में तो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो मैकाले की शिक्षा नीति है वो 1835 में आई थी, तो उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करने जाएँगे आगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।